वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर लाइट। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 है आपकी बुक का। इसके हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेरा पहला क्वेश्चन है, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपको कोई भी टाइम वेस्ट करे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ मैजिकल मिरर इन अ शॉप विच शोज अ पर्सन्स हेड स्वोलन। ठीक है, तो आपने क्या करा, आप एक शॉप के अंदर गए और वहां पर एक मिरर के सामने खड़े हुए। अब ये जो मिरर है मैजिकल मिरर है। इस मिरर का मैजिक क्या है, मैजिक इसका ये है कि जब आप खड़े होते हैं तो जो आपका हेड वाला पार्ट है इसको ये दिखाता है स्वोलन, यानी बड़ा फूला हुआ दिखाता है। ठीक है, जो वेस्ट का पार्ट है यानी ये वाला पार्ट, ये क्या दिखा रहा है, उसको सेम साइज का दिखाता है। और जो लोअर पार्ट है यानी कि लेग्स का पार्ट, उसको क्या दिखाता है, श्रिंक यानी कि पतला दिखाता है। तो आपको कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है मिरर्स का यहाँ पर यूज करा गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आपको साइज जो है बड़ा चाहिए, ठीक है, अगर बड़ा साइज चाहिए आपको किसी चीज को मैग्नीफाइड करके देखना है, तो कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर मेरा जो पहला मिरर होगा वो कौन सा यूज हो रहा होगा, कॉनकेव यूज हो रहा होगा। सेकंड, सेम साइज के लिए कौन सा मिरर यूज होता है, प्लेन मिरर। तो दूसरा जो मिरर होगा वो कौन सा होगा, प्लेन मिरर। और जबकि जो थर्ड पार्ट है जिसमें श्रिंक दिखा रहा है यानी चीजें छोटी छोटी करके दिखा रहा है, तो इसके लिए आपको कौन सा मिरर जो है काम में आता है, इसके लिए होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉम्बिनेशन देख लेते हैं जल्दी से, कहां मिल रहा है, कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स, चलिए ए में ही मिल गया, मेहनत कम लगी हमें, है ना। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड के बारे में देखते हैं क्या है ये। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, जो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो आपने पढ़े हुए हैं कि आपका जो इंसिडेंट लो, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ये जो रेज है आपकी, ये क्या रहती है, सेम प्लेन के अंदर रहती है। उसके साथ साथ क्या है, इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। तो ये जो आपके लॉज है ये कहां कहां पर एप्लीकेबल है, ये आपके सिर्फ प्लेन मिरर पर एप्लीकेबल है, कॉनकेव पर एप्लीकेबल है, कॉन्वेक्स पर एप्लीकेबल है, सब जगह। तो ये सब जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, ये जितने भी रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज हैं सब जगह आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है, एप्लीकेबल है। इसके बाद है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है। तो मैं आपको पहले कंसेप्ट बताता हूँ उसके बाद आंसर बताता हूँ। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है मिरर की। ये मान लीजिए कोई मिरर है, ये वाला हमने लिया कौन सा, एक ऐसे शेप का मिरर लिया। अच्छा, ये कौन सा मिरर है, मिरर ये कोई सा भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि आपने सरफेस कौन सा पॉलिश करा है। मान लीजिए कि मैंने ये वाला सरफेस अगर पॉलिश कर दिया, अगर मैं इस सरफेस को पॉलिश कर देता हूं तो ये वाला सरफेस मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा अंदर वाला, और ये ऐसे एक केव के जैसे काम करेगा। तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है कि जो इसकी जो पूरी रेडियस है, सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, ये जो इसका सेंटर तक का डिस्टेंस है टोटल, जिसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसका अगर हाफ कर दें, ये आपको रिलेशन पता है कि इसका अगर हाफ कर दें तो वो क्या बन जाएगी, आपकी फोकल लेंथ बन जाएगी। जबकि प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूं तो प्लेन मिरर कैसा होगा, ऐसा। तो क्या इसका सर्कल कभी पूरा होगा, अगर मैं इसका सर्कल बनाने की कोशिश करूं, मैं इसको इलोंगेट करना शुरू करूं, तो क्या ये कभी सर्कल में बनेगा, यानी कि नहीं बनेगा। इसका मतलब कि ये डिस्टेंस आप कभी बता ही नहीं पाएंगे। तो जो डिस्टेंस है इसका वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। जो इसका आपका फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। यहीं से एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि पावर कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो पावर आपको पता है कितनी होती है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितनी हो जाएगी, 0। तो पावर जो है कितनी आ जाएगी प्लेन मिरर की, आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हुए आपके 3 क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपका एक प्लेन मिरर है वो जो इमेज बनाएगा उस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो जो एक प्लेन मिरर आपका इमेज बनाता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये आपको ऑलरेडी पता है क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इमेज का जो साइज है, इमेज साइज वो सेम रहता है ऑब्जेक्ट साइज के, इमेज साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, साइज में कोई चेंज नहीं आता है, ये आपको पता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। सेकंड जो आप लिख सकते हैं, ठीक है, सेकंड क्या हम बात कर सकते हैं कि वो जो नेचर है इमेज का वो कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब कि जो इमेज दिखाई देगी वो कैसी होगी, सीधी इमेज होगी, आपको उल्टी इमेज नहीं मिलेगी कभी भी प्लेन मिरर से। ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट, इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से वो सेम रहेगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के, इमेज डिस्टेंस इज सेम एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये एक पॉइंट। और क्या बता सकते हैं इसके बारे में कि जो इमेज है वो क्या होगी आपकी, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि जो आपकी इमेज है वो आपको कैसी दिखाई देगी कि लेफ्ट का राइट दिखाई देगा और राइट का लेफ्ट।
आप ये चीज ट्राई करिएगा कि अगर आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, आपकी इमेज बनी हुई है, और अगर आप राइट हैंड अपना अप करते हैं तो जो इमेज के अंदर जो आपको दिखाई दे रही है अपनी इमेज, उसका लेफ्ट हैंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को आप बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरली इन्वर्टेड होने वाली इमेज आपकी, ये एक प्रॉपर्टी हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो किस मिरर को आप डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। किस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं? तो डाइवर्जिंग मिरर किसको कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को। किसको कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को। ऐसा ये मिरर होगा आपका, ये वाला सरफेस जो है क्या होगा? पॉलिश्ड होगा, और ये वाला आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस मिरर को आप बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। चाहे तो आप एक डायग्राम, रे डायग्राम के हेल्प से अगर इसको शो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर पाए अच्छे से चीजों को। तो ये आपकी क्या है? इंसिडेंट रे है। ये भी क्या है? इंसिडेंट रे है। अब क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये क्या करेगा? इनको डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। ये हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर। थोड़ी सी लैंग्वेज आपने लिख देनी है कि किस मिरर को कहते हैं आप डाइवर्जिंग मिरर? कॉन्वेक्स मिरर को। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, लिख देना कि कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इट डाइवर्जेस द रेज, इट डाइवर्जेस द रेज व्हिच आर इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। इसके बाद इसके यूजेस पूछे हैं, तो यूजेस मैं बता देता हूँ आपको, इसके यूजेस क्या है। एक तो जो सबसे पहला यूज है और आपने पढ़ा भी होगा, वो है रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर जो होते हैं आपके व्हीकल्स के, उनके अंदर यूज होता है, क्योंकि ये जो है क्या करता है, जो इमेज देता है वो डिमिनिश देता है, छोटी इमेज देता है। तो आपको क्या चाहिए कि छोटे से मिरर के अंदर पीछे का सारा एरिया दिख जाए, तो इसीलिए आप इसको यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के अंदर, पहला। दूसरा, इसका और कहाँ यूज हो सकता है? सन ग्लासेस के अंदर इसका यूज हो सकता है, ओके। सन ग्लासेस के अलावा और कहाँ यूज कर सकते हैं आप? स्ट्रीट लाइट्स में यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट्स में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वहां पर आप चाहेंगे कि जो आपका बल्ब है, छोटा सा बल्ब है, उसकी जो रोशनी है, जो लाइट है, वो सारे में फैल जाए, और फैलाने के लिए, डाइवर्ज करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? डाइवर्जिंग मिरर। तो इसीलिए आप इसको वहां पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अभी क्वेश्चन 6 के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के अंदर मैंने क्या करा है कि पूरी लैंग्वेज देने की बजाय जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन कर दी है। इसमें क्या क्या दिया है? एक तो कॉनकेव मिरर बताया है आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया 10 सेंटीमीटर, तो जिसको आप यू से डिनोट करते हैं, तो यू कितना दिया है आपको? दिया हुआ है यू 10 सेंटीमीटर। और क्योंकि यू का जो साइन है वो नेगेटिव रहता है हर केस में, तो आपने -10 लिख लिया। फोकल लेंथ जो है आपकी कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर दी है। और क्योंकि आपको पता है कि कॉनकेव मिरर जो है उसके अंदर फोकल लेंथ भी नेगेटिव रहती है, तो माइनस के 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि एच ओ से जिसको आप डिनोट करते हैं, ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, और ये तो आपकी पॉजिटिव ही रहने वाली है। इसके अलावा आपने अब बताना है एक तो पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, उसके बाद आपने बताना है मैग्निफिकेशन कितना है, और बताना है उसका रे डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर ए के लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला के अंदर जो वैल्यूज गिवन है वो रखनी है। तो देखते हैं यहाँ पर 1/v तो आपको दिया नहीं हुआ, वो तो आपको निकालना है, प्लस u दिया है, तो माइनस के 1/10 इक्वल टू f भी नेगेटिव है यानी माइनस के 1/15। अब यहाँ से क्या होगा? 1/v को आप इस साइड रख लेंगे लेफ्ट में ही, और इसको राइट में लेके जाएंगे, तो ये माइनस का 1/15 प्लस 1/10। इसका मैं एलसीएम लूं 15 और 10 का, तो 30 आ जाएगा, और 15 टू जा यानी -2, और 10 थ्री जा यानी +3, 3 - 2 1/30 हो जाएगा। सो 1/v जो है आपका वो 1/30 के इक्वल आया है। इट इम्प्लाइज के v जो है कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। दोनों साइड का आपने क्या कर लिया? रेसिप्रोकल। तो v कितना आ गया आपका? 30 सेंटीमीटर आ गया। तो पहली चीज निकली आपकी पोजीशन, पोजीशन निकल गई आपकी इमेज की। इसके बाद आपने नेचर बताना है। तो नेचर आप इसको देख के बता सकते हैं, v का साइन अगर v जो है पॉजिटिव है तो आपका जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है नेचर जो है इमेज का। अदरवाइज अगर वो नेगेटिव है तो आप क्या बोलेंगे कि आपका रियल एंड इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है नेचर, क्योंकि v की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई है। पोजीशन हुई, साइज हुई, अच्छा नेचर हुआ, साइज नहीं हुआ अभी। तो पहले मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका? माइनस के v/u, ठीक है। माइनस v की वैल्यू कितनी आई थी? v की वैल्यू आई थी 30,
अपॉन यू की वैल्यू कितनी आई थी, यू की वैल्यू आई थी -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 10 3 30, यानी कि वी एम की वैल्यू जो है कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन का ही एक और फॉर्मूला भी होता है जो कि है आपका एच आई, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं यूज करते हुए क्या करता हूं, अगर यहां से मैंने निकालना हो हाइट ऑफ इमेज, अगर हाइट ऑफ इमेज निकालना हो तो मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर सकता हूं। तो मैग्निफिकेशन 3 आया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी है आपको, 2 सेंटीमीटर, तो ये आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया इमेज का साइज। तो ऐसे एक बात और भी पता चली कि जो इमेज है वो कैसी है, एनलार्ज्ड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा था आपने 2 सेंटीमीटर का और इमेज आई है 6 सेंटीमीटर। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो है ही, लेकिन साथ साथ क्या है, एनलार्ज भी है। एक चीज बचती है सिर्फ, रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम बचता है, तो मैं जो इन्फॉर्मेशन मेरी आई है उसको लिख लेता हूँ और फिर रे डायग्राम बनाते हैं पहले। जो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली थी वो था, वी जो है आपका 30 सेंटीमीटर आया था और हाइट ऑफ इमेज जो है वो 6 सेंटीमीटर आई थी। ठीक है, अभी आपने करना क्या है, इमेज बना, वो रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम बना लेते हैं सर। कॉनकेव मिरर आपका ये हुआ, ये वाला सरफेस पॉलिश्ड रहने वाला है। ठीक है, ये आपकी फोकल लेंथ, यहाँ पर फोकस हुआ, मतलब यहाँ पर आपने रखा है ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है और आपको क्या चाहिए, ये जो है आपका जो केस है, ये कौन से वाला केस है, ये वो केस है जब आपने ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है राइट हैंड साइड में, और एनलार्ज इमेज बनती है। ठीक है, तो वो आपने करके दिखाना है। तो ये जो है मेरा, यहाँ से रे आई और यहाँ से पास होकर चली गई। ठीक है, ये हुई आपकी पहली रे। दूसरी रे किस तरीके से बनाएंगे भाई, ये यहाँ से जाएगी और सेम ही पाथ पे वापस आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये आपको फोकस को यहाँ पर बना लेते हैं जहाँ पर ये एक्चुअली इसने कट करा है। और अगर ये आपको मैं ध्यान से दिखाऊं तो ये आपको कैसी दिखाई दे रही है, रेस डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है ना, डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं, चलो दे रही है। ठीक है, तो आपने देखना है कि कहाँ पर जाकर मीट करेंगे। ये जो है आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये डायग्राम तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है पर समझ आ रहा होगा कि चीजें कैसे हो रही हैं। ये है आपकी फोकल लेंथ जो कि 15 सेंटीमीटर थी। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो कितना रखा था आपने, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रखा था, यानी कि यू जो है वो कितना रखा था, 10 सेंटीमीटर रखा था। जो वी आया था वो कितना आया था, 30 सेंटीमीटर आया था। और ये जो है कितना आई थी आपकी हाइट जो आई थी इसकी, 6 सेंटीमीटर। सारी इंफॉर्मेशन आपने डिपिक्ट करनी है आपने डायग्राम के अंदर। यहाँ ये 2 सेंटीमीटर दिया था आपको, बस ये सारी चीजें क्या है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है ना। अच्छा, फोकल लेंथ ये जो है आपकी कितने पर थी, 15 पर थी, तो इधर भी फोकल लेंथ 15 पर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 पर होगा, यानी ये जहां पर बनी है वो क्या है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, एक ही इन्फॉर्मेशन आपको पता चलती है। तो ये एक इजी सा आपका जो है न्यूमेरिकल था जो आपने बहुत आसानी से सोल्व कर लिया। चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपने बताने हैं। तो पहले अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं तो फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, नहीं रिफ्रैक्टेड बोलेंगे रिफ्रैक्शन के केस में, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, on the same plane। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ जो कई बार स्पेसिफिकली भी पूछा जाता है, किस नाम से, स्नेल्स लॉ के नाम से। क्या नाम से, स्नेल्स लॉ। ये क्या कहता है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
द रेशियो ऑफ, इवन साइन ऑफ बोले है ना, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतने सारे ऑफ आ गया ना, कोई बात नहीं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। क्या रहेगा वो? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं पहले इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। जो आपने इसके अंदर बोला अभी अभी वही मैं लिख दे रहा हूं कि जो इंसिडेंट एंगल का साइन है और जो रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन है, उन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो एक कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट क्या है? म्यू है। ठीक है, ये क्या है? आपका स्नेल्स लॉ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट बतानी है आपने, जिसका एक ग्लास के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई वी होता है ना। म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई वी। अभी आपने यहाँ पर निकालना क्या है? अच्छा, इस म्यू इक्वल टू सी बाई वी में म्यू क्या होता है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। तो आपने v निकालना है, तो अगर मैं इस फॉर्मूला को मोल्ड करूं तो कैसे हो जाएगा? v ये इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और म्यू जो है ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो ये बन जाएगा c बाई म्यू। ठीक है, अच्छा c की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, इसके बाद म्यू कितना दिया है आपको? 1.5 दिया है, तो 1.5 लिख लेते हैं। 1.5 से दो बार ये कट जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप बोल सकते हैं 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होती है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये होगी आपकी पावर ऑफ लेंस। इसके बाद पूछा है एक कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है आपको 20 सेंटीमीटर दी है और पावर बतानी है। तो पावर का फॉर्मूला, पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। क्या चाहिए आपको? मीटर के अंदर चाहिए, और अगर सेंटीमीटर में है तो उसको आप लिखते हैं 100 अपॉन एफ इन सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस केस में हमारे पास क्या है? 100 है, और क्योंकि हमारे हमको जो दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, जो आपकी फोकल लेंथ है। दूसरा क्या? क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस की जो फोकस होता है आपका वो माइनस में रहता है, नेगेटिव साइड रहता है, आपके जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहता है, तो उसका साइन माइनस रहता है, तो आपने साइन के साथ रखना है माइनस का 20। तो 20 से आप कैंसिल आउट करेंगे, 25 से 100, तो कितनी आ जाएगी? माइनस के 5, और यूनिट जो है इसकी डायोप्ट्रे होती है, जिसको आप कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो पावर कितनी है? माइनस के 5 डायोप्ट्रे। ये होगी आपकी पावर, जो है जो आपका लेंस है उसकी पावर निकल आई है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके अंदर क्या बोला आपको कि जो आपको पाथ दिए गए हैं, ठीक है, ये जो पाथ दिए गए हैं लाइट के, ये इंसिडेंट कराई गई है लाइट डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस पर। जैसे कि ये वाला आपका कॉनकेव हुआ, ये कॉन्वेक्स और ये कॉन्वेक्स सरफेस। तो इन सरफेसेस पर जो लाइट इंसिडेंट कराई गई है उनका पाथ कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पाथ कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखो फर्स्ट वाला जो केस है, एक तो आपको जो है ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केसेस सारे याद होने चाहिए कि उनकी वर्किंग जो है कैसे है मिरर्स की, तो आप ज्यादा अच्छे से इनको कर पाएंगे। जो आपका फर्स्ट केस है, वो फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि आपने जो लाइट इंसिडेंट कराई है वो फोकस के थ्रू आई है। अब जब फोकस के थ्रू लाइट आती है ना, तो वो क्या कर देता है? उसको मिरर क्या कर देता है? उसको पैरेलल करके भेजता है। ठीक है, ये केस आपको पता है। जब भी फोकस के थ्रू लाइट आएगी तो क्या कर देगा? उसको मिरर पैरेलल कर देगा। ये आपका पहला केस हुआ। दूसरे केस की मैं बात करूं तो ये आपका दूसरा केस है, जिसके अंदर जो है आपने लाइट इंसिडेंट कराई है कहीं यहां से, है ना। तो ये लाइट क्या होगी? ये यहां से जाएगी कहां पर? आपके जो है फोकस पर जाएगी, और यहां से क्या हो जाएगी? आपकी जो है ये वापस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ऐसे जाती हुई दिखाई देगी। हाँ बिल्कुल इसी तरह से। ये भी देखो सेम एप्लीकेशन है, ये वाली फर्स्ट और सेकंड जो है सेम एप्लीकेशन है कि अगर फोकस के थ्रू लाइट गई है तो क्या हो जाएगी? पैरेलल।
सिमिलरली यहाँ पर अगर लाइट जो है उसका पाथ जो है फोकस पर बन रहा है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये भी सेकंड केस हुआ। थर्ड वाला केस, ये तो बहुत ही फेमस केस है। इसके अंदर क्या है, जो ये आपको जो है उसके डिटर्मिनेशन में भी दिखाते हैं, जब आपको दिखाते हैं कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहेगा, तो उसमें सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। इसके अंदर आप करते क्या है कि किसी एक एंगल से इंसिडेंट कराते हैं लाइट को। यार गलती बनी जा रही है, रुक जाओ एक सेकंड। ठीक है, किसी एक एंगल पर इंसिडेंट कराते हैं लाइट को आप अपना जो है मिरर के ऊपर। पूरा डायग्राम ही खराब हो गया ना। दोबारा से बना लेते हैं डायग्राम को अच्छे से। इस केस में आप करते क्या है कि लाइट को इंसिडेंट कराते हैं अपने मिरर पर किसी एक एंगल पर, और जिस एंगल पर लाइट आएगी उसी पर क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपके तीनों केसेस के सॉल्यूशन हुए। अब चैप्टर 10 जो है आपका, ये इसी के साथ जो है आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये लाइट जो चैप्टर है ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है क्लास 10th की साइंस के। ठीक है, तो जितने भी आपके दोस्त दोस्त जो है आपके सखा साथी हैं जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। और अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आपने वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन जो है ऑनगोइंग रख सकें हमारी जितनी वीडियोस हैं उनको देखकर। उसके साथ साथ अगर आपको आपने अभी तक अपने नोट्स भी प्रिपेयर नहीं करे हैं अच्छे से, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है सारे नोट्स हैंड रिटन मिल जाएंगे, जो कि काफी शॉर्ट नोट्स हैं और आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सीरीज के साथ आप कंटिन्यू करते रहिए, और अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, चीजें पसंद आ रही हैं, तो साथ साथ में कमेंट भी लिखिए। मैं आपकी कमेंट जो है हमेशा पढ़ता हूँ। थैंक यू।